ठीक है भाई, तो फिर हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है। थोड़ा सा टॉपिक के बारे में बता देता हूँ कि ये है क्या चीज़। तो मैंने थोड़ा सा पहले भी गाइड कर दिया था, जो थोड़ा सा लेट आया वो भी सुन लो जल्दी जल्दी। कि हमारा भी स्टैटिस्टिक्स जो है ना वो कंप्लीट नहीं हुआ है, एक दो क्लासेस रह गई हैं। इंशाल्लाह इस वीक जो है ना हम अपना स्टैट्स कंप्लीट कर लेंगे। स्टैट्स के बाद जो है वो हमारे पास एवरीडे मैथमेटिक्स का टॉपिक है। एवरीडे मैथ्स का टॉपिक में ना बहुत सारी चीज़ें आती हैं। एवरीडे मैथ्स के टॉपिक्स में आपके पास परसेंटेजेस भी आती हैं, आपके पास रेशियोज भी आते हैं, आपके पास जो है वो टाइम और मनी प्रॉब्लम्स भी आते हैं। इसमें ये सारी चीजें वही वाली हैं जो आप ग्रेड 8 से करते हुए आ रहे हो ना, परसेंटेजेस हो गई और परसेंटेज इंक्रीज, परसेंटेज डिक्रीज, परसेंटेज प्रॉफिट। ये सारी चीजें ऐसी हैं कि जिनको हम लोग दो तीन क्वेश्चंस अगर हम साथ मिलके कर लें तो ये वाली चीजें जो है ना वो हमारी रिफ्रेश हो जाएंगी। लेकिन इसमें जिस टॉपिक में जो नई चीजें है ना, जैसे कंपाउंड इंटरेस्ट है, सिंपल इंटरेस्ट है, तो वो इंशाल्लाह हम जो है ना प्रॉपर क्लास में करेंगे वो चीजें। इंटरेस्ट क्या होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकलता है, सिंपल इंटरेस्ट कैसे निकलता है, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ क्या होती है। तो ये जो नई चीजें है ना ये मैं इंशाल्लाह क्लास में कराऊंगा। ये भी मोर और लेस दो क्लासेस की होंगी, इससे ज्यादा की नहीं होंगी इंशाल्लाह। तो इतना परेशानी की कोई बात नहीं है कि हमारा सिलेबस काफी सारा रह गया, थोड़ा सा ही है। एवरीडे मैथ्स की जो है ना ये तीन आज मेरे पास क्वेश्चंस हैं, तो ये तीन क्वेश्चंस हम इंशाल्लाह इस क्लास में डिस्कस कर लेंगे, तो तुम लोगों को कॉन्सेप्ट का आइडिया हो जाएगा कि किस तरह के सवाल एवरीडे मैथ्स में आते हैं। ये तीनों के तीनों पास पेपर के क्वेश्चंस हैं। इसमें सारी चीजें तुम्हारी तकरीबन जो है ना वो कवर हो जाएंगी इंशाल्लाह। ठीक है। तो इसको स्टार्ट करते हैं इंशाल्लाह। अपने साथ जो है ना मतलब कैलकुलेटर रखो, मैंने बता दिया कि इसमें कैलकुलेटर अलाउ होता है, ये P2 में आता है। लेकिन तुम्हें प्रॉपर वर्किंग हर स्टेप की करके दिखानी है। चलो आ जाओ जल्दी से, क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 को पहले तुम लोग जल्दी से रीड कर लो। ठीक है, पहले मैं साथ साथ तुम लोग को रीड करता हूँ, फिर इसको ट्रांसलेट करेंगे अच्छी तरीके से, और फिर जो है ना हम देखते हैं कि भाई हमें करना क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में उसने स्टार्ट किया है। फर्स्ट पार्ट में वो कह रहा है कि इन 2005 द कॉस्ट ऑफ पोस्टिंग अ लेटर वाज 28 सेंट्स। ठीक है, 2005 की बात कर रहा है। कह रहा है 2005 में जो कॉस्ट थी एक लेटर को पोस्ट करने की वो 28 सेंट्स थी। आगे कह रहा है कंपनी पोस्टेड 1200 लेटर्स एंड वाज गिवन 4% डिस्काउंट ऑन द कॉस्ट। कैलकुलेट द टोटल डिस्काउंट। आपको टोटल डिस्काउंट फाइंड करना है कि कंपनी को कितना डिस्काउंट दिया गया। क्वेश्चन में ये बताया गया कि भाई 2005 में कंपनी ने जो है ना वो प्लान किया कि भाई उनको 1200 लेटर्स पोस्ट करने हैं, और वो 1200 लेटर्स पोस्ट करने के लिए उनको हर लेटर के लिए 28 सेंट्स देना था। ठीक है। और फिर आगे ये बात बताई जा रही है कि भाई कंपनी ने जब 1200 लेटर्स पोस्ट किए हैं तो दे वर गिवन अ डिस्काउंट ऑफ 4%, उनको 4% का डिस्काउंट मिला है। तो अब वो हमें डिस्काउंट फाइंड करना है कि वो डिस्काउंट है क्या। अब जरा डिस्काउंट को देखते हैं कि उसने हमें डिस्काउंट दिया कैसे। उसने हमें डिस्काउंट जो है वो इस तरह दिया है कि इधर लिखा हुआ है इसने कि 4% ऑफ द कॉस्ट। 4% ऑफ द कॉस्ट का क्या मतलब है कि देखो 4% तो मुझे समझ में आ रहा है। क्या मेरे पास टोटल कॉस्ट है? तो मुझे पहले टोटल कॉस्ट निकालनी पड़ेगी कि भाई 28 जो सेंट्स के हिसाब से अगर उसने 1200 लेटर्स दिए हैं तो उसकी कॉस्ट कितनी बनी। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, मैं जो है वो अपनी टोटल कॉस्ट निकालता हूँ। तो टोटल कॉस्ट निकालने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे सिर्फ 1200 लेटर्स को 28 से मल्टीप्लाई करना है, तो मुझे पता चल जाएगा कि कंपनी को कितने पैसे देने थे। ऐसे ही है। तो मैंने क्या किया, कॉस्ट निकालने के लिए मैंने 1200 को मल्टीप्लाई कर दिया 28 से। तो 1200 मल्टीप्लाई बाय 28, जल्दी से मुझे जो है वो साथ साथ मेरे कैलकुलेटर पे सॉल्व भी करते रहो। तो 1200 मल्टीप्लाई बाय 28 जो है वो बनेगा तकरीबन 33 और 600, इस तरह बन रहा है कुछ। ठीक है, तुम लोग भी इसको वेरीफाई करो। 33,000 और ये 600 बन रहा है। लेकिन ये क्या है, ये सेंट्स हैं, तो आगे मुझे सेंट्स लाजमी लिखना पड़ेगा क्योंकि यहाँ जो है ना वो डॉलर और सेंट्स जो है वो मिक्स चल रहा है। तो मुझे क्लियर बात ये बतानी है कि मैंने जो है वो क्या चीज लिखी है। तो ये हो गया मेरे पास 1200 को जब मैंने 28 से मल्टीप्लाई कर लिया तो मेरे पास आ गया 33,600 सेंट्स आ गया। अब वो कह रहा है कि भाई कंपनी को 4% डिस्काउंट मिला है, तो अब मुझे क्या करना है, इसका 4% निकाल लेना है बस, क्योंकि ये वो प्राइस थी जो कि कंपनी को देनी थी। ठीक है, कंपनी को पे करनी थी। लेकिन जब उन्हें देखा कि 1200 लेटर्स आ रहे हैं तो उन्होंने कहा भाई डिस्काउंट तो बनता है कोई। तो अब चूंकि मुझे डिस्काउंट निकालना है तो अब मैंने सिंपल क्या करना है, इसका 4% निकाल लेना है। और 4% कैसे निकालते हैं, पहले मैं जो है वो उसको इस तरह इंग्लिश में लिख लेता हूँ कि 4% ऑफ 33,600। ठीक है, तो अब ये भी डेफिनेटली इसकी भी वर्किंग करनी पड़ेगी। है तो एक मार्क का, लेकिन ये है कि काफी सारी वर्किंग इसमें आ गई है, क्योंकि इस वर्किंग के बगैर मुझे जो है वो मार्क्स नहीं मिलेंगे। अब 4% कैसे होता है, 4% का मतलब होता है 4/100। तो आपने ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, आपने मल्टीप्लाई लिख लिया और यहाँ पे आ गया 33,600। अब बस कैलकुलेटर यूज करो और मुझे बता दो कि उसको कितना डिस्काउंट जो है वो मिल गया है।
तो 4 को 33,600 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं और फिर 100 से डिवाइड कर लेते हैं। तो मेरे पास जो फाइनल आंसर आ रहा है दैट इज कमिंग आउट एज 1344। अब ये 1344 क्या होगा, चूंकि मैंने सारी कैलकुलेशन सेंट्स में की है तो ये 1344 जो है ये सेंट्स हो जाएगा। ठीक है, और इफ यू वांट टू कन्वर्ट इट इन डॉलर, कोई बच्चा बोलेगा कि सर मैं डॉलर में आंसर देना चाह रहा हूं, तो बिल्कुल आप डॉलर में भी दे सकते हो। आपको पता है एक डॉलर में जो है वो 100 सेंट्स होते हैं, तो आपने इसको डॉलर में भी कन्वर्ट कर दिया, आपने इसको 100 से डिवाइड कर दिया, तो आपका जो फाइनल आंसर आ गया वो डॉलर्स में भी आ गया, डॉलर्स में वो हो जाएगा 13.44। तो ये दोनों आंसर जो है ना ये एक्सेप्टेबल है। लेकिन देखो अगेन वही वाली बात है कि इट इज ऑफ ओनली 1 मार्क, तो इतनी ज्यादा मुश्किल कैलकुलेशन में मत पड़ना कि आप खुद ही स्टक हो जाओ। ठीक है, तो क्वेश्चन ये था कि 2005 में द कॉस्ट ऑफ पोस्टिंग अ लेटर वाज 28 सेंट्स। ठीक है, कंपनी ने 1200 लेटर्स पोस्ट करने का इरादा किया। जब उन्होंने 1200 लेटर्स पोस्ट किया तो उनको 4% डिस्काउंट मिला। जाहिर सी बात है, जब आप बहुत ज्यादा लेटर्स करोगे तो डिस्काउंट आपको देती है कंपनी। तो अब उन्होंने जो डिस्काउंट दिया वो दिया 4% डिस्काउंट। अब 4% डिस्काउंट दिया उन्होंने, अब वो हमसे कह रहा है कि भाई डिस्काउंट का अमाउंट निकाल लो कि कितना परसेंट जो है, मतलब कितना उनको डिस्काउंट मिला है। तो मैंने सिंपल सा काम किया, पहले मैंने अपना बिल देखा कि भाई मेरा बिल कितना बना, तो मैंने 1200 को 28 से मल्टीप्लाई कर दिया, मुझे पता चल गया मेरा बिल कितना है। द बिल वॉज 33,600 और ये सेंट्स में था क्योंकि मैंने जो है वो 28 को सेंट्स में लिया हुआ था। और चूंकि इस पे 4% उनको डिस्काउंट मिला है तो 4% ऑफ 33,600 मैंने फाइंड कर लिया कैलकुलेटर से। तो मेरा फाइनल आंसर आ गया 1344 सेंट्स। या इसको आप डॉलर में भी कन्वर्ट कर सकते हो, तो आप डॉलर में कन्वर्ट करने के लिए इसको जो है वो 100 से डिवाइड कर दोगे, तो दिस विल बी 13.44 डॉलर। दोनों आंसर जो है वो बिल्कुल एक्सेप्टेबल है। तो ये था हमारे पास फर्स्ट पार्ट। जल्दी से सेकंड पार्ट पे चलते हैं। पहले मैं पूरा क्वेश्चन जो है ना वो तुम लोग को एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर उसके बाद क्वेरीज जो है ना वो ले लेंगे। सेकंड पार्ट में हमसे कह रहा है कि इन 2006, अब 2006 की बात कर लिया उसने, ठीक है, एक साल आगे चला गया है। इन 2006 द कॉस्ट ऑफ पोस्टिंग अ लेटर वाज इंक्रीज फ्रॉम 28 सेंट्स टू 35 सेंट्स। ठीक है, कह रहा है 2006 में, पहले 2005 में 28 सेंट्स थी, अब 2006 में वो 28 सेंट से बढ़ के 35 सेंट्स हो गई है। ठीक है, मतलब 7 सेंट्स जो है वो इंक्रीज हो गया है। आपसे कह रहा है कैलकुलेट द परसेंटेज इंक्रीज इन द कॉस्ट ऑफ पोस्टिंग अ लेटर। देखो, परसेंटेज इंक्रीज हो गया, परसेंटेज डिक्रीज हो गया, परसेंटेज प्रॉफिट हो गया, परसेंटेज लॉस हो गया, परसेंटेज रिडक्शन हो गया, इन सब का हमारे पास एक सिंपल सा फॉर्मूला है जो कि आपके असेसमेंट में भी आ गया था। तो बस वही वाला फॉर्मूला हम यूज करते हैं, वैल्यूज को प्लग इन करते हैं और अपना आंसर फाइंड आउट कर लेते हैं। हमें पता है कि हमें परसेंटेज इंक्रीज निकालनी है, तो सिंपल सा उसका फॉर्मूला यही है कि आपको जो है वो डिफरेंस लेना होता है। ठीक है, डिफरेंस, अब मैं जो है वो न्यूमरेटर में ले लूंगा। डिफरेंस क्या होता है, दो आपको क्वांटिटीज दी होती हैं, दोनों क्वांटिटीज को सब्ट्रैक्ट करोगे यू विल गेट द डिफरेंस। डिफरेंस को हमेशा डिवाइड करते हैं ओरिजिनल वैल्यू से। ओरिजिनल वैल्यू बोल लो या ओल्ड वैल्यू बोल लो, इसको मैं ओवी लिखता हूँ। और फिर चूंकि मुझे परसेंटेज निकालनी है तो मैं इसको 100 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। ये फॉर्मूला बहुत सारी जगहों पे यूज होता है, जहां भी परसेंटेज की फॉर्म में आंसर देना होता है, जैसे परसेंटेज इंक्रीज, परसेंटेज डिक्रीज, परसेंटेज प्रॉफिट, परसेंटेज लॉस, हम यही वाला फॉर्मूला यूज कर लेते हैं। अब डिफरेंस निकालने के लिए क्या करूंगा, दो क्वांटिटीज है ना मेरे पास ओल्ड प्राइस भी है, मेरे पास न्यू प्राइस भी है। तो 28 और 35 को माइनस कर लूंगा तो मेरे पास आ जाएगा आंसर 7। 35 माइनस 28 7 हो गया, तो ये डिफरेंस आ गया। अब ओरिजिनल वैल्यू कौन सी है, ओल्ड वैल्यू कौन सी है भाई, जो पुरानी वाली वैल्यू है, तो पुरानी वाली वैल्यू इस वक्त मेरे पास 28 सेंट्स है, तो मेरे पास 28 आ गई। ओरिजिनल वैल्यू यही थी ना जो पहले थी और उसके बाद बढ़ के जो है वो 35 सेंट्स हुई है, तो 35 जो है वो अगले साल वाली वैल्यू है, न्यू वैल्यू है। तो 7/28 हो गया, मल्टीप्लाई बाय 100 हो गया। तो सिंपल सा आपके पास जो है वो ये 7 टाइम्स 1 इज 7, और ये 7 4 जो 28 हो जाएगा। 100 को आप जब 4 से डिवाइड करोगे तो यू विल गेट एन आंसर ऑफ 25। तो इसका मतलब है कि भाई ये 25% का जो है ना ये इंक्रीज हमें जो है वो 2006 में मिला है। मेरे साथ साथ इनको सॉल्व करते रहो, कैलकुलेटर यूज करते रहो। देखो यही चीजें हैं जो बार बार रिपीट होती हैं हर पार्ट में। आप इसके क्वेश्चंस जब देखोगे ना एवरीडे मैथमेटिक्स में, ये P2 में आता है, इसमें देखना हर पार्ट इसी तरह का होता है, यही चीजें पूछी होता है कि या फिर करेंसी कन्वर्जन होगी या फिर प्रॉफिट है, डिस्काउंट है, इंक्रीज है। ये दोनों क्वेश्चन जल्दी से कॉपी करो दोनों पार्ट, फिर उसके बाद पार्ट सी पे चलते हैं। जब तक मैं देखता हूँ कोई क्वेश्चन है तो मुझसे पूछो। तो दोनों पार्ट क्लियर है, इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। सिंपल सिंपल से फॉर्मूले यूज किए हमने, ये बिल्कुल पास पेपर के क्वेश्चंस हैं। बिल्कुल पास पेपर के क्वेश्चंस निकालेंगे इंशाल्लाह। 3-4 क्वेश्चंस हम क्लास में भी डिस्कस करेंगे, ये टॉपिक, ये वाली चीजें आपकी कवर हो जाएंगी इंशाल्लाह।
ठीक है, तो हमने जो है वो ये वाला क्वेश्चन आपके असेसमेंट में भी आ गया था, जिसमें उसने आपको बोला था कि एक प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट के बाद उसने परसेंटेज प्रॉफिट पूछा था, तो यही फॉर्मूला यूज होना है। बस अब याद रखना, परसेंटेज इंक्रीज हो, परसेंटेज डिक्रीज हो, परसेंटेज प्रॉफिट हो, परसेंटेज लॉस हो, परसेंटेज रिडक्शन हो, इसमें यही वाला फॉर्मूला यूज करना है, डिफरेंस डिवाइडेड बाय ओरिजिनल वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100। और बड़ी आसानी से जो है ना इससे सारे आंसर्स आ जाते हैं। हम लोग वैसे तो प्रेफर यही करते हैं कि रेशियो वाले मेथड से क्वेश्चन सॉल्व करें। मैं आगे वाला सवाल पूरा रेशियो वाले मेथड से करवाऊंगा इंशाल्लाह, तो वो भी रिवाइज हो जाएगा अच्छी तरीके से। ठीक है, मेरे ख्याल से कोई क्वेश्चन नहीं है, आगे बढ़ते हैं जल्दी से। पार्ट सी करते हैं। पार्ट सी पढ़ते हो पहले जल्दी से, तुम लोग पार्ट सी पढ़ो फिर मैं पढ़ाता हूँ। चलो भाई, पार्ट सी में क्या कह रहा है? पार्ट सी में कह रहा है कि आफ्टर द प्राइस इंक्रीज टू 35 सेंट्स, वो कह रहा है कि जब प्राइस इंक्रीज होके 35 सेंट्स हो गई, मतलब 2006 की बात कर रहा है। वो कह रहा है कि फिर कंपनी ने जो है ना वो फैसला किया कि हमें कुछ लेटर्स पोस्ट करने हैं। और उन्होंने कितने लेटर्स पोस्ट करने का प्लान किया? दोबारा 1200 लेटर्स उन्होंने पोस्ट करने का प्लान किया। ये 2006 की बात कर रहा है, क्योंकि 2006 में जो है ना वो प्राइस इंक्रीज होके 35 सेंट्स हो गई थी। तो अब अगेन द लेटर्स आर द सेम, 1200 लेटर्स है। और वो कह रहा है कि भाई 1200 लेटर्स वॉज $399। जब उन्होंने 1200 लेटर्स पोस्ट किए 2006 में, जब प्राइस थी 35 सेंट्स, तो उनका जो बिल बना था वो बना था $399। आपसे कह रहा है कैलकुलेट द परसेंटेज डिस्काउंट दैट द कंपनी वाज गिवन इन 2006। देखो अगेन वही वाली टर्मिनोलॉजी आ गई, परसेंटेज इंक्रीज, परसेंटेज डिक्रीज, परसेंटेज प्रॉफिट। अब यहाँ परसेंटेज डिस्काउंट निकालना है। इसका मतलब है फॉर्मूला तो मैं वही वाला यूज करने वाला हूँ। ठीक है, लेकिन अब पहले मैं ये देख लूं, चूंकि क्वेश्चन ने मुझे खुद बता दिया है कि मुझे परसेंटेज डिस्काउंट निकालना है, तो इसका मतलब ये है कि कंपनी को डिस्काउंट मिला है, तभी तो मुझे परसेंटेज डिस्काउंट निकालना है। तो ये जो 399 है ये डिस्काउंटेड वैल्यू है। ठीक है, ये 399 जो है ना ये डिस्काउंटेड वैल्यू है, मतलब ये डिस्काउंट के बाद की वैल्यू है। मुझे कैसे पता चला? देखो मुझे ऐसे पता चला कि पहले मैं ये सोचता हूँ कि यार अगर कंपनी ने 1200 लेटर्स पोस्ट किए हैं, कंपनी ने अगर 1200 लेटर्स पोस्ट किए हैं और उनको 35 सेंट्स का एक लेटर मिला है, तो क्या ये पैसे 399 होते? जरा मुझे बताओ मल्टीप्लाई करके। उसूलन तो कंपनी को कितना पे करना चाहिए था? कंपनी को 42,000 पे करना चाहिए था। मल्टीप्लाई करके देखो उसको कैलकुलेटर से, 1200 को 35 से मल्टीप्लाई करो, तो कंपनी को जो है वो 42,000। और देखो 35 मैंने सेंट्स में लिया है, तो ये सेंट्स में लिखना पड़ेगा। अगर तुमने सेंट्स नहीं लिखा तुम परेशान हो जाओगे, तुम डॉलर लिख दोगे, तुम बोलोगे यार इतना डिस्काउंट दे दिया, इतना डिस्काउंट तो बनता भी नहीं है। तो यहाँ सेंट्स लाजमी लिखना है। सही है। तो मैंने पहले ये देखा कि यार 1200 लेटर्स अगर कंपनी पोस्ट करती है और उसको 35 सेंट्स का एक लेटर पड़ता है, तो टोटल पैसे होने चाहिए 42,000 सेंट्स। 42,000 सेंट्स। अब चूंकि यहाँ देखो डॉलर में बात आ गई अचानक, तो मुझे जो है फिर इसको डॉलर में भी कन्वर्ट करना पड़ेगा। डॉलर में कन्वर्ट करने के लिए मैं क्या करूंगा? 100 से डिवाइड कर दूंगा, क्योंकि आपको पता है एक डॉलर में 100 सेंट्स होते हैं। तो जब मैं इसको 100 से डिवाइड करूंगा, तो मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा? मेरे पास आंसर आ जाएगा $420। ऐसे ही है। ठीक है, तो उसूलन कंपनी को $420 देने चाहिए थे, लेकिन उन्होंने $420 तो नहीं दिए। उन्होंने कितने दिए? उन्होंने $399 दिए हैं। इसका मतलब है कि उनको डिस्काउंट दिया गया है। हमें वो परसेंटेज निकालनी है डिस्काउंट की। हमने पहले टोटल बिल निकाल लिया, हमने कहा यार कंपनी को $420 देने चाहिए थे, उन्होंने $420 नहीं दिए हैं। इसका मतलब है कि उनको डिस्काउंट मिला है, और बिल्कुल उनको डिस्काउंट मिला है। उनको डिस्काउंट मिलने के बाद जो उन्होंने प्राइस पे की है, उन्होंने $399 किया है। तो आ जाओ फिर, क्योंकि हमें फॉर्मूला पता है, सेम फॉर्मूला है, कैलकुलेट द परसेंटेज डिस्काउंट। तो अब मैं वही वाला फॉर्मूला दोबारा यूज कर लेता हूँ। फॉर्मूला मैंने यहाँ लिखा हुआ है, डिफरेंस डिवाइडेड बाय ओरिजिनल वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100। दोबारा फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं है। अब डिफरेंस कैसे निकालूंगा? डिफरेंस निकालने के लिए मुझे पता है कि यार उनको 420 देने चाहिए थे, लेकिन उन्होंने 420 नहीं दिए। उन्होंने कितने दिए? उन्होंने 399 दिए। ऐसे ही है। अच्छा, अब आ जाओ, जो ट्रिकी पार्ट है ना वो ये है, अब डिनोमिनेटर में मैं क्या रखूं? देखो डिनोमिनेटर में हमेशा ओल्ड वैल्यू आती है ना। ये जो 399 है बेसिकली ये तो न्यू वैल्यू है ना, ये तो डिस्काउंट के बाद की वैल्यू है। तो इसका मतलब है ओल्ड वैल्यू क्या होगी जो उनको देनी चाहिए थी? वो तो है 420। तो मैंने इसको 420 से डिवाइड कर दिया, और जल्दी से मल्टीप्लाई बाय 100 करके मुझे आंसर बता दो कि मेरे पास जो है वो कितना आंसर आ रहा है, कितना उनको परसेंटेज डिस्काउंट मिला है। तो मैंने पहले क्या किया? 420 माइनस 399 किया। ठीक है, जो भी आंसर आया है 21, उसको 420 से डिवाइड किया, और फिर उसको मल्टीप्लाई बाय 100 कर दिया। तो मेरे पास जो रिक्वायर्ड आंसर आ रहा है वो आ रहा है 5%।
तो इसका मतलब है कि कंपनी को 5% का डिस्काउंट मिला है, परसेंटेज डिस्काउंट उनकी 5% है। यार डी का आंसर 5.29 कैसे आ सकता है? देखो ना, पहले तो ये डिसाइड करो कि ये 2006 की बात कर रहा है, ये कह रहा है कि 2006 में जो कॉस्ट थी ना वो थी 4.60 डॉलर्स एक पार्सल को पोस्ट करने की। और वो ये कह रहा है कि ये जो प्राइस है ना 4.60, ये बेसिकली 15% ज्यादा है 2005 से। तो हमें तो 2005 वाली प्राइस निकालनी है ना, तो वो तो कम आएगी ना, वो तो 4.60 से कम आनी चाहिए। जरा क्वेश्चन को गौर से पढ़ो। इसमें गड़बड़ तुम लोग यही करते हो कि तुम लोग बाद वाली परसेंटेज, तुम लोग क्या कर रहे होगे, 4.60 का 15% निकाल के कुछ ऐड कर रहे होगे, कुछ माइनस कर रहे होगे, इस तरह कर रहे होगे। थोड़ा सा क्वेश्चन इसमें ना, क्वेश्चन को थोड़ा सा पढ़ना पड़ता है गौर से, चीजें थोड़ा सा टाइम लेके पढ़नी पड़ती हैं। इसमें ये होता है कि ये आपको तकरीबन, अगर ये देखो ना मार्क्स के हिसाब से, ये क्वेश्चन है 3 मार्क्स का, इसका मतलब है कि इसमें तुम्हारे पास 3 मिनट है। 5.29 नहीं आ रहा, 5.29 नहीं आ रहा, 4.60 से कम आंसर आएगा। चलो मैं भी ट्राई करता हूँ तुम्हारे साथ, इसको ना रेशियो वाले मेथड से करते हैं, ताकि रेशियो वाला मेथड भी जो है ना वो क्लियर हो जाए। ठीक है, जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं हर चीज में, डायरेक्ट प्रोपोर्शन वाला, वही करते हैं। जरा एक बार क्वेश्चन को दोबारा पढ़ता हूं मैं, ठीक है। इन 2006 इट कॉस्ट $4.60 टू पोस्ट अ पार्सल। एक पार्सल को पोस्ट करने की प्राइस $4.60 थी 2006 में, ठीक है। कह रहा है कि दिस वाज एन इंक्रीज ऑफ 15% ऑफ द कॉस्ट पोस्टिंग द पार्सल इन 2005। 2005 में जो भी प्राइस थी, ये जो 2006 वाली प्राइस है, ये उससे 15% ज्यादा है। तो आपसे कह रहा है कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ पोस्टिंग दिस पार्सल इन 2005। डेफिनेटली आंसर 4.60 से कम आएगा। ठीक है, आ जाओ इसको अपने ना वो रेशियो वाले मेथड से करके देखते हैं। अच्छा, अब ये कह रहा है कि 2006 वाली जो प्राइस है वो है 4.60। तो पहले मैंने लिखा 4.60। अब ये प्राइस जो है ये 15% ज्यादा है, तो इसका मतलब है 15% एक्स्ट्रा है, 15% मोर है। तो मेरी जो परसेंटेज बन जाएगी वो बन जाएगी 115। और चूंकि मुझे 100 निकालनी है, तो मैंने 100 लिखा और उसके नीचे एक्स लिखा। अब जरा क्रॉस मल्टीप्लाई करके मुझे बताओ क्या वैल्यू आ रही है। इधर आ गया एक्स, ठीक है। अच्छा, ये हो जाएगा 115x, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लाई होगा। ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा ये इधर, ठीक है। तो ये हो जाएगा 115x, और दिस विल बी इक्वल्स टू 100 मल्टीप्लाई बाय 4.60। तो x विल बी इक्वल्स टू, एक मिनट में जवाब देता हूँ, पहले ये लिख लो फिर जवाब देता हूँ। 4 आ रहा है, 4 आ रहा है। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा ना इस तरह भी तुम देख सकते हो कि यार मेरी वैल्यू कम आएगी। ठीक है, तो 4 आ रहा है मेरा आंसर। 100 इसलिए किया मैंने क्योंकि 100 हमेशा ओरिजिनल वैल्यू मेरी 100 होती है ना, मेरी ओरिजिनल वैल्यू हमेशा 100 होती है। अगर मुझे कभी किसी भी चीज की प्राइस निकालनी होती है ना, तो मैं उसको 100 ही रखता हूँ। और जो बड़ी भी होती है उसकी परसेंटेज बढ़ा देता हूँ, जो कम हुई भी होती है उसकी परसेंटेज कम कर देता हूँ। हाँ दफा 115 कहाँ से आया? देखो 115 वो कह रहा है ना कि 15% इंक्रीज था। देखो क्वेश्चन को अगर पढ़ो तो वो कह रहा है कि 2006 वाली जो प्राइस है ना, वो 2005 वाली प्राइस से 15% ज्यादा है। तो 15% ज्यादा का मतलब ये हुआ कि 100 तो होगी होगी, और 15 ज्यादा है, तो मैं 100 में 15 ऐड कर देता हूँ। ये बिल्कुल वही वाला कॉन्सेप्ट है जो मैं इंक्रीज और डिक्रीज में यूज करता हूँ। अगर मैं कहता हूँ तुमसे 10% कोई नंबर इंक्रीज करो, तो तुम फिर परसेंटेज 110 लेते हो, क्योंकि 100% तो ओरिजिनल होती है ना। यहाँ भी है कि अगर इसने बोला कि 4.60 वाली जो प्राइस थी ना, ये 15% ज्यादा थी,
तो 15% ज्यादा का मतलब है कि भाई 100 तो ओरिजिनल है ही है, ये उससे भी ज्यादा है, तो फिर इसलिए 100 में मैंने 15 को ऐड किया तो 115 आ गया। ठीक है, और फिर चूंकि मुझे ओरिजिनल प्राइस निकालनी थी 2005 वाली, तो मैंने उसको 100 से कर लिया। ठीक है, हमेशा जो क्वांटिटी हमें निकालनी होती है हम उसको 100% लेते हैं। बढ़ाने के बाद 4.60 हुई है, तो बढ़ाने के बाद 4.60 का जब तुम 15% निकालोगे तो वो तो ज्यादा ही आएगा ना। बढ़ाने के बाद है वो फोर, ओरिजिनल थोड़ी है। अगर वो कहता कि भाई प्राइस थी इतनी, ये 15% बढ़ गई, और आप बताओ कि पुरानी प्राइस क्या होगी, तो फिर हम 15% निकाल लेते। लेकिन ये वो वाली प्राइस नहीं है ओरिजिनल, ये तो बढ़ी हुई प्राइस है। 4.60 जो वो प्राइस दे रहा है ना, उस पर 15% इंक्रीज लग चुका है, और उसके बाद ये नई प्राइस है। तो उस वाले क्वेश्चंस को ना आप इस तरह नहीं करते। अगर ये मुझसे कहता है कि भाई 2006 उसमें 2005 में जो है वो पार्सल पोस्ट करने की प्राइस इतनी थी, 2006 में 15% बढ़ गई, तो मैं सिंपल करता 15% निकाल के उसमें ऐड कर देता, मुझे अगली प्राइस मिल जाती। लेकिन ये वाले क्वेश्चन में चूंकि आप देखो ना, क्वेश्चन खुद कह रहा है कि यार ये जो 4.60 वाली प्राइस है, ये तो 15% बढ़ी हुई है। अब ये 15% किसका बढ़ा है मुझे नहीं पता, वो तो मुझे निकालनी है। तो इसीलिए फिर मैंने इसको इस वाले मेथड से किया। तुम इस तरह के क्वेश्चंस को ना इसी वाले मेथड से करना। अगर तुमने जैसे ये वाला सॉल्व किया ना उस दफा, ये इससे आंसर गलत आएगा। देखो ना, आंसर चेक करने के लिए तुम एक काम और कर सकते हो। हमारा आंसर 4 आया ना, तुम 4 का 15% निकालो और उसको ऐड कर दो 4 में, तो देखना 4.6 आ रहा होगा। हमेशा अपने आंसर को ना चेक किया करो, अपनी लॉजिक से चेक करो। जो तुम्हारा आंसर आया उसको सोचा भी करो एक बार कि ये पॉसिबल है कि नहीं है। अब जैसे देखो ना, पहले आंसर आता 5.29, फिर वो खुद ही उसने बैक ट्रैक किया, उसने कहा नहीं नहीं सर ऐसे नहीं होगा, वो कम आएगा आंसर। तो अब देखो ये आंसर है इसका 4। मुझे अच्छा भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन में वो हमसे कह रहा है कि मिस्टर स्मिथ बॉट थ्री कंपनीज अल्फा बीटा एंड गामा फॉर अ टोटल ऑफ $80, और फिर इसके आगे 6 जीरो है, तो इसका मतलब 80 मिलियन हो गया। ठीक है, एक कोई मिस्टर स्मिथ है, उन्होंने जो है वो तीन कंपनीज बाय की हैं, अल्फा बीटा और गामा, और जो तीनों कंपनीज का टोटल है, मतलब जो उन्होंने प्राइस पे की है तीनों कंपनीज बाय करने के लिए, वो है $80 मिलियन। ठीक है, $80 मिलियन में उनको जो है वो तीन कंपनीज जो है वो मिल गई, अल्फा बीटा और गामा। अच्छा, अब वो कह रहे हैं कि द अमाउंट ही पेड फॉर थ्री कंपनीज वर इन द रेशियो ऑफ 4:5:7। अब तीन कंपनीज बाय की है ना उन्होंने, तो उन्होंने जो तीन कंपनीज के पैसे दिए हैं वो 4:5:7 के रेशियोज में। अब अगर मैं रेशियो को देखूं, तो एक नंबर है 4, एक है 5, एक है 7। इसका मतलब है कि गामा वाली जो कंपनी है वो उन्होंने सबसे ज्यादा पैसों में खरीदी है, क्योंकि उसका रेशियो भी सबसे ज्यादा है। फिर उसके बाद बीटा वाली जो है कंपनी है, क्योंकि उसका रेशियो 5 है, और फिर अल्फा है जो कि 4 है। तो अब फर्स्ट पार्ट में मुझसे कह रहा है कैलकुलेट हाउ मच ही पेड फॉर ईच कंपनी। उन्होंने तीनों कंपनियां अलग अलग मुझे बताओ कि कितने कितने की खरीदी। 80 मिलियन तो टोटल है ना, 80 मिलियन तो वो टोटल अमाउंट है जो उन्होंने तीनों कंपनीज बाय करने के लिए दिया है। अब रेशियो उसने बता दिया, उसने कहा कि पहली वाली जो अल्फा कंपनी है उसका जो रेशियो है वो 4 पार्ट्स का है, और बीटा वाली का 5 पार्ट्स है, और गामा वाली का 7 पार्ट्स है। तो इसका मतलब ये है कि उसने जो है वो 80 मिलियन को, ये जो $80 मिलियन है, इसको उन्होंने पार्ट्स में डिवाइड किया है। अब वो कितने पार्ट्स हैं टोटल, टोटल कितने पार्ट्स में उसने डिवाइड किया, तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, 4, 5 और 7 को ऐड कर देता हूँ। तो 4 और 5 मेरे पास हो गया 9, 4 और 5 को जब मैंने ऐड किया तो हो गया 9, और जब मैंने 9 में 7 ऐड किया तो 9 और 7 कितना हो गया, 16। इसका मतलब है कि उसने ये $80 मिलियन को 16 पार्ट्स में डिवाइड किया है। उसने ये $80 मिलियन को 16 पार्ट्स में डिवाइड किया है। और अब मेरे पास चूंकि रेशियो भी है, तो मैं बहुत आसानी से सबके फाइंड कर सकता हूँ। पहले मैं अल्फा की वर्किंग कर रहा हूँ, अल्फा को मैं ए लिख रहा हूँ। ठीक है, अल्फा कंपनी जो उसने ली है उसके लिए मैं वर्किंग कर रहा हूँ, वो कितने की ली है। तो उसने क्या किया है कि 80 मिलियन को कितने पार्ट्स में ब्रेक किया है, 80। अब मिलियन के लिए 6 जीरो लगा दो, तो मैं गैप के साथ लगा रहा हूँ। ठीक है, तो ये 3 जीरो हो गए, और उसके बाद जो है ये मेरे पास 3 और जीरो हो गए, तो ये 80 मिलियन बन गया। जीरो का ख्याल रखना, बस जीरो कम नहीं कर देना। सही है, मिलियन में 6 जीरो होते हैं आपको पता है, तो ये 6 जीरो हो गए। 80 मिलियन, 80 मिलियन को उसने 16 पार्ट्स में डिवाइड किया है। ऐसे ही है। अब अल्फा के कितने पार्ट्स हैं, अल्फा के हैं 4 पार्ट्स, तो अब मुझे 4 का निकालना है, तो मैंने अल्फा के नीचे 4 लिखा, इधर मैंने लिखा एक्स। आ जाओ क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, और जल्दी से जो है वो मुझे बता दो कि कंपनी ए के जो है वो प्राइस कितनी है।
4 से तो मल्टीप्लाई नहीं किया मैंने इसको। 20 मिलियन आंसर आ रहा है, वेरीफाई करके बताओ। मिलियन में 6 जीरो लगाने ना, ये जीरो में बस जीरो निकल गया एक, तो काम हो गया हमारा। बताओ, यही आंसर आ रहा है? अगर ये हो गया तो फिर बी का भी बताओ जल्दी से, और फिर सी का भी बताओ जल्दी जल्दी। यही ट्रिक यूज करेंगे, ठीक है? बी का भी निकाल लो जल्दी से, और सी का निकालने के लिए तो तुम माइनस भी कर सकते हो टोटल में से, तो वो इशू नहीं है कोई। मुझे बी और सी बताओ जल्दी जल्दी, ऐसे ही करना बिल्कुल। चलो बी का भी कर लें जल्दी से इसी तरह। बी में भी यही होगी, पहली लाइन तो यही होगी जल्दी से, तो 80 मिलियन लिख लो। 80, और फिर मिलियन लिख लो, 1 2 3 4 5 6, और ये भी टोटल 16 पार्ट्स में डिवाइड हुआ है, तो अगेन 16 आ गया इसके आगे। और अब बीटा का रेशियो कितना है? बीटा का रेशियो है 5, तो 5 इसके नीचे आ गया, एक्स इसके नीचे आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो जल्दी से, और मुझे बताओ आंसर कितना आ रहा है। बीटा कंपनी उसने कितने की बाई की है? 25 मिलियन आ रहा है। और अब सी निकालने के लिए जो है वो आप रेशियो भी यूज कर सकते हो इसी तरह, या फिर आप टोटल में से जो है दोनों को माइनस कर दो। तो हम टोटल में से दोनों को माइनस कर देते हैं। 80 मिलियन हमारे पास टोटल है, ठीक है ना? 80 मिलियन हमारे पास जो है वो टोटल आ गया, और हमने जो है वो इसमें से अल्फा और बीटा को माइनस कर दो जल्दी से। तो 80 मिलियन, और इसमें से माइनस कर दो 20 मिलियन और 25 मिलियन। आसान है कॉन्सेप्ट, अगर समझ में आ जाए तो ये सारे क्वेश्चन जो है ना ये इसी तरह के। तो ये हो गया 45 मिलियन, और कुछ 35 मिलियन आंसर आ रहा है, वेरीफाई कर दो जल्दी से। तो इसको रेशियो वाले मेथड से भी कर सकते हो, रेशियो वाले मेथड से भी यही आंसर आएगा। ठीक है, तो कंपनी सी जो है बेसिकली उसने खरीद ली है 35 मिलियन की। साथ साथ मेरे काम करते रहो, अच्छा प्रैक्टिस भी हो जाएगी तुम्हारी, गेम ना खेलना। मुझे बताओ इसमें कोई प्रॉब्लम, ये समझ में आया? बिल्कुल वो भी कर सकते हैं, बिल्कुल वो भी कर सकते हैं। मेरे ख्याल से ये अली असगर है, अली असगर वो भी कर सकते हैं, उससे भी सेम यही आंसर आएगा। पार्ट, सर सी पार्ट में गामा कहाँ से आ गया? गामा है ना, अल्फा बीटा गामा, तीन कंपनियां नहीं है? नहीं, सी पार्ट, वो सी में मैं उसको, ये जी लिखा हुआ है, इसको जी कर देता हूँ। ये कह रहे हो शायद, इस वजह से कंफ्यूज हो रहे हो। ये अल्फा बीटा गामा निकाल लिया मैंने, ऐसे कह रहे हो? पार्ट सी में गामा, ये पूछ रहा है मेरे ख्याल से हसन शायद। हसन, वो सी को मैंने जी बना दिया, वो अल्फा बीटा गामा तीनों की मैंने प्राइस निकाल ली। अल्फा उसने जो है वो 20 मिलियन की ली है, बीटा उसने 25 मिलियन की ली है, और गामा उसने 35 मिलियन की लिया। अब ये देखो 2 मार्क्स का था, इसमें मुझे इतनी वर्किंग करनी पड़ी। 4/16 मल्टीप्लाई बाई 80 मिलियन भी कर सकते हैं, उससे भी बिल्कुल सेम आंसर आएगा, बिल्कुल सेम आंसर आएगा। क्योंकि हम लोग रेशियो वाले मेथड को बहुत जो है आदी हो गए यूज कर करके, तो हम ये यूज करते हैं। मुझे बताओ, क्लियर है? आगे बढ़ूं? पार्ट ए क्लियर है? चलो भाई जल्दी से आगे बढ़ते हैं। अच्छा भाई, अगले वाले में वो मुझसे कह रहा है कि when he sold the companies he made a profit of 12% on the $80 million he paid for them. Calculate the profit that he made
दैट ही मेड ऑन द सेल ऑफ द थ्री कंपनीज। ठीक है, एक नंबर का इसका मतलब है, इसमें ज्यादा कुछ नहीं होगा। थोड़ा सा क्वेश्चन को दोबारा गौर से पढ़ लेते हैं। ये कह रहा है कि जब उसने तीनों कंपनी, देखो बाय तो उसने 80 मिलियन की है, उसने बाय तो 80 मिलियन की है कंपनीज। अब बाय करने के बाद उसने उनको सेल आउट करने का फैसला किया। वो कह रहा है कि व्हेन ही सोल्ड द कंपनीज ही मेड अ प्रॉफिट ऑफ 12% ऑन द 80 मिलियन डॉलर। ठीक है, मतलब 80 मिलियन डॉलर्स पे उसने 12% जो है वो प्रॉफिट कमाया है। आपसे कह रहा है कैलकुलेट द प्रॉफिट ही मेड ऑन द सेल ऑफ दीज थ्री कंपनीज। तो ये तो सिंपल सा क्वेश्चन नहीं है, ये जो वही वाला क्वेश्चन तुम लोग कह रहे हो कि सर 12% निकाल के ऐड कर देंगे आंसर आ जाएगा, बिल्कुल ये वैसे ही है। इसको मैं जो है ना वो अपने तरीके से ही कर रहा हूँ। मेरा जो वो रेशियो वाला तरीका है ना, मैं उसी तरह कर लेता हूँ। तुम लोग दोनों तरीकों से करके चेक कर लो, दोनों से बिल्कुल सेम आंसर आएगा। पार्ट बी यहाँ पे कर रहा हूँ। ठीक है, बिल्कुल वही वाला काम कर रहा हूँ। जो इससे पहले कंफ्यूज थे ना, अब वो देखो 12% का प्रॉफिट है ना, 12% का प्रॉफिट है। 80 मिलियन तो उसने खरीदी थी, तो 80 मिलियन मेरे पास कितनी हो गई, 80 मिलियन को मैंने 100 ले लिया, क्योंकि 80 मिलियन तो ओरिजिनल प्राइस थी। इतने की तो उसने तीनों कंपनीज खरीदी थी, ऐसे ही है ना। 80 मिलियन की तो उसने तीनों कंपनीज खरीदी थी, तो आपने 80 मिलियन जो है उसको ओरिजिनल प्राइस ले लिया। अब चूंकि उसने प्रॉफिट तो वो किया, तो इसका मतलब है कि भाई उसने ज्यादा पैसों की बेची होगी। तो मैंने 80 मिलियन के आगे 100 लिख दिया, क्योंकि 80 मिलियन मेरी ओरिजिनल प्राइस थी, वो प्राइस थी जिसपे उसने तीनों कंपनीज को बाय किया था। अब उसने जो है वो 12% का प्रॉफिट बनाया है, तो इसका मतलब है कि अब 12% का प्रॉफिट बनाने का मतलब ये है कि अब उसने जो है वो 12% ज्यादा हो गया, 100 में 12 ऐड कर दिया तो 112 हो गया। और ये मुझे निकालना है कि उसने जो सोल्ड किया है ना वो कितने की सोल्ड की है कंपनीज। तो पहले मैं ये निकाल लेता हूँ, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद क्या हो जाएगा, 100 और एक्स मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 100 और एक्स मल्टीप्लाई हो जाएंगे, और 80 मिलियन को मैं 112 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। और फिर 100 को वहां भेज के डिवाइड कर दूंगा। मुझे बताओ क्या वैल्यू आ रही है। बताओ कितने की उसने कंपनीज बेच दी, क्या वैल्यू आ रही है। ये आ रही है 8, 9 और 600,000। समझो 89 मिलियन और 600,000। तो अब उसने मुझसे फाइनल प्राइस नहीं पूछी थी। ठीक है, 896 और उसके साथ 5 जीरोस आ रहे हैं, इसका मतलब है कि 89 मिलियन 600,000 हो गया। अब ये तो उसने फाइनल प्राइस थोड़ी पूछी थी, उसने तो मुझसे प्रॉफिट पूछा है ना। उसने कहा है कैलकुलेट द प्रॉफिट ही मेड ऑन द सेल, तो इसको क्या करूंगा, प्रॉफिट के लिए मैं क्या करूंगा, इसको माइनस कर दूंगा। ठीक है ना, तो बस ये इस तरह भी कर सकते हो। ठीक है, या फिर अगर तुम्हें वो वाला तरीका अच्छा लग रहा है तो तुम उससे भी कर सकते हो। लेकिन तुम्हें प्रॉफिट निकालने के लिए माइनस तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि प्रॉफिट पूछी है उसने, फाइनल प्राइस नहीं पूछी। ये फाइनल प्राइस है जिसमें उसने तीनों कंपनीज को बेचा है। उसने खरीदा था 80 मिलियन का, और उसने जो उनको सेल आउट किया तो उसने 12% का प्रॉफिट बनाया है। तो प्रॉफिट बनाने के बाद जब उसने कंपनीज को सेल आउट किया तो वो 89 600,000 हो गई। अब प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, प्रॉफिट में निकालने के लिए इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, कि हमें पता तो चले कि उसको प्रॉफिट कितने का हुआ है तीनों कंपनीज सेल आउट करने के बाद। तो 89 600,000 हो गया, और इसमें से जो है वो मैंने कितने की खरीदी थी, उसने उसने 80 मिलियन की खरीदी थी ना, तो इसमें से मैं 80 मिलियन माइनस कर देता हूँ। तो ये मेरा जो है वो प्रॉफिट आ गया। कितना आ गया, 9 मिलियन का प्रॉफिट आ गया। 9 मिलियन 600,000। तो उस तरह भी हो जाएगा, वो भी मैं करके दिखा देता हूँ, उससे भी डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। उससे भी डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, वो भी करके दिखा देता हूँ सर। इसको उस तरह भी कर लो, दोनों तरीके तुम्हारे सामने होंगे ना। उसमें वर्किंग कम लगेगी, उसमें बस सिर्फ तुम्हें 12% निकालना है, तो तुमने जो है वो 80 मिलियन का 12% निकाल लिया। 80 मिलियन, और 12% निकालने के लिए क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 12 और अपॉन 100।
उससे भी डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, उससे भी यही आंसर आ रहा है सेम। वेरीफाई कर दो आंसर, तुम्हारी मर्जी है, तुम कोई भी तरीका यूज कर लो। अगर वो फाइनल प्राइस पूछता तो फाइनल प्राइस ऐसे आ जाती, ये इसकी फाइनल प्राइस आ गई, लेकिन इसने यहाँ फाइनल प्राइस नहीं पूछी थी, तो तुम जो छोटे वाले तरीके से भी कर सकते थे डायरेक्ट। अगर वो फाइनल प्राइस पूछता तो फाइनल प्राइस ऐसे आ जाती, फाइनल प्राइस इस वाले तरीके से भी आ जाती, तुम इसको 80 मिलियन में ऐड कर देते तो फाइनल प्राइस आ जाती। तो दोनों मेथड बिल्कुल जो है ना वो एक्सेप्टेबल है, दोनों में से कोई भी तुम बिल्कुल यूज कर सकते हो। जो छोटी वर्किंग वाला है, जो तुम्हें समझ में आ जाए यूज कर लो। कभी कभार ऐसा होता है कि लेंदी वर्किंग वाला इजी होता है, तो आप लेंदी वर्किंग कर लेते हो। तो ये दोनों से सेम आंसर आ रहा है। मुझे बताओ यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? मेरे ख्याल से 10 मिनट से हम जल्दी से ट्राई कर लेते हैं, इसके बाद कोई क्लास है तुम्हारी? इसके बाद कोई क्लास है तुम लोग की? पूछो पूछो, कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो जल्दी से। चलो चलो, मैं फिनिश कर रहा हूँ, 10 मिनट में ये क्वेश्चन निपटाते हैं जल्दी जल्दी। पार्ट सी है मेरे ख्याल से, पार्ट सी देख लेते हैं क्या कह रहा है। पार्ट सी के बाद डी भी हो जाएंगे इंशाल्लाह। ठीक है, बस स्टार्ट करते हैं, आ जाओ पार्ट सी पढ़ते हैं जल्दी से। अच्छा, पार्ट सी में कह रहा है कि व्हेन ही सोल्ड द कंपनीज ही मेड अ प्रॉफिट ऑफ 25% ऑन अल्फा एंड अ लॉस ऑफ 10% ऑन बीटा, कैलकुलेट द प्रॉफिट ही मेड ऑन अल्फा। और सेकंड पार्ट में कह रहा है द परसेंटेज प्रॉफिट दैट ही मेड ऑन गामा। मतलब अब उसने जो है थोड़ा सा क्वेश्चन को जो है ना, और मतलब वो जो 12% वाला जो था, जो 12% था वो टोटल था, वो टोटल 12% था। मतलब 12% का उसको टोटल फायदा हुआ है तीनों कंपनीज को बेचने के बाद, सही है। अच्छा, अब उसने थोड़ा सा मुझे और जो है ना यहाँ डिटेलिंग ऐड की है। डिटेल ऐड करने के बाद कह रहा है कि भाई उसने वो जो अल्फा है ना उस पे उसने 25% प्रॉफिट कमाया है, और बीटा पे उसको लॉस हुआ है, बीटा पे उसको 10% का लॉस हुआ है। ठीक है, ये इससे ना कंफ्यूज नहीं होना, ये जो 12% बता रहे हैं ना ये ओवरऑल बता रहा है। 12% जो है ना ये तो ओवरऑल इसकी प्राइस है, 12% जो उसको फायदा हुआ है वो टोटल पे हुआ है, मतलब तीनों कंपनीज जब उसने बेची है ना तो उसको 12% का फायदा हुआ है। लेकिन यहाँ वो इंडिविजुअल की बात कर रहा है, अब यहाँ वो इंडिविजुअल की बात कर रहा है, वो कह रहा है कि भाई उसने कंपनी ए पे, अल्फा पे उसने जो है ना वो 25% अकेला कमाया है, और बीटा पे उसने 10% का लॉस कमाया है। आपसे कह रहा है कि भाई ये बताओ कि उसने अल्फा पे कितने पैसे कमाए, पहली बात। और दूसरा फिर ये बताओ कि परसेंटेज प्रॉफिट दैट ही मेड ऑन गामा। तो जल्दी से ये दोनों कर लेते हैं। देखो, प्रॉफिट ऑन अल्फा तो 1 मार्क्स का, इसका मतलब है कि मुझे मुझे अल्फा की प्राइस पता है ना, मुझे तो अल्फा की प्राइस पता है। अल्फा उसने कितने की खरीदी थी, उसने अल्फा खरीदी थी 20 की, तो मैं उसका 25% निकाल लेता हूँ, मुझे पता चल जाएगा कि उसने कितना प्रॉफिट कमाया है। क्योंकि मैंने तो पहले पार्ट पे की भी है ना वर्किंग, मैंने अल्फा की प्राइस निकाली भी है। अल्फा उसने खरीदी थी 20 मिलियन की, उसने अल्फा 20 मिलियन की खरीदी थी। और अब वो कह रहा है कि उसने अल्फा पे 25% का प्रॉफिट कमाया है। तो मैं बस एक काम करता हूँ, 25% ऑफ 20 निकाल लेता हूँ, 20 मिलियन, मुझे पता चल जाएगा कि उसने कितना प्रॉफिट कमाया है। ठीक है, तो इसकी वर्किंग थोड़ी सी इधर कर लेते हैं, स्पेस थोड़ी सी बढ़ा लेते हैं इधर। चलो दोबारा देख लेते हैं जल्दी से। ये कह रहा है कि भाई उसने जो है 25% का प्रॉफिट जो है वो अल्फा पे कमाया है, ठीक है। उसने ही मेड अ प्रॉफिट ऑफ 25% ऑन अल्फा। तो 25% ऑन अल्फा का मतलब ये है कि अल्फा उसने कितने की खरीदी थी, उसने अल्फा खरीदी थी 20 मिलियन की। तो आज जल्दी से 20 मिलियन का 25% निकाल लेते हैं, हमें पता चल जाएगा कि उसने अल्फा पे कितना प्रॉफिट कमाया है। तो 20 मिलियन आ गया इधर, और 20 मिलियन में 6 जीरो आ गए, और इसको मैंने 25% निकालना है, तो मल्टीप्लाई बाय 25/100 हो गया। जल्दी से बता दो कितना आंसर आ रहा है। 25% का मतलब है 4, तो ये तकरीबन 5 मिलियन कुछ आ रहा होगा। तो ये मेरे पास आ गया 5 मिलियन, ठीक है। मिलियन में 6 जीरो लगा दिए मैंने। ठीक है, तो बस ये मैंने क्या किया, मैंने उसने मुझे बोला था कि उसने अल्फा पे जो है ना वो 25% का प्रॉफिट कमाया है। अल्फा उसने खरीदी थी 20 मिलियन की, तो मैंने 20 मिलियन का 25% निकाल लिया, मुझे पता चल गया कि अल्फा में उसने कितना प्रॉफिट हुआ है। 5 मिलियन का प्रॉफिट उसको अल्फा में हो गया। अब एक काम करते हैं, चूंकि गामा का निकालना है, गामा का तो उसने मुझे कुछ बताया ही नहीं ना इन्फॉर्मेशन, तो गामा का तो मैं माइनस करके ही निकालूंगा।
तो पहले मैं बीटा पे 10% का लॉस निकाल लेता हूँ। बीटा क्या 10% का लॉस कैसे आएगा? बीटा कितने की खरीदी थी उसने? उसने बीटा खरीदी थी 25 मिलियन की। तो अब 25 मिलियन का 10% निकाल के देख लेते हैं कि भाई इसको नुकसान कितने का हुआ है। तो 25 मिलियन हो गया। 25 मिलियन का मतलब हो गया इसमें 6 जीरो आ गए। 25 मिलियन का 10% निकाल के बताओ जल्दी से कितना आ रहा है। 25 का 10% कैसे निकालेंगे? 25 मिलियन मल्टीप्लाई बाय 10/100। ये बताओ जरा कितना आ रहा है। 25 को 10 पार्ट्स में किया ना, तो ये 2.5 मिलियन आ रहा होगा कुछ। ठीक है, तो 2,500,000। तो इसका मतलब है कि इतना उसको नुकसान भी हुआ है। अब मुझे ये पता है कि उसने तीनों कंपनीज को जब बेचा है तो उसको जो टोटल प्रॉफिट हुआ था वो हुआ था 9,600,000 का। ठीक है ना, मुझे ये बात तो पता है। मुझे ये बात तो पता है कि उसने जो है जब तीनों कंपनीज को बेचा है तो उसने प्रॉफिट बनाया है 9,600,000 का। अब ये कैसे कैसे डिवाइड हुआ है, इस पे तो उसको प्रॉफिट मिला है। कंपनी ए पे तो उसको प्रॉफिट मिला है अल्फा पे। अल्फा पे तो उसको प्रॉफिट मिला है 500 मिलियन का, तो मैंने यहाँ लिखा 500 और 6 जीरो लगा दिया उसके साथ। और एक जगह उसको बीटा में नुकसान हुआ है तो वो मैं माइनस कर देता हूँ। बीटा में नुकसान हुआ है तो मैंने उसको माइनस कर दिया। ये हो गया मेरे पास 2,500,000। और गामा का तो मुझे पता ही नहीं है ना, गामा का तो मुझे निकालना है। तो गामा के लिए जो है मैं, गामा में जाहिर सी बात है प्रॉफिट हुआ होगा। ठीक है ना, क्यों कैसे पता चला प्रॉफिट हुआ है गामा का? क्योंकि वो कह रहा है कि फाइंड द परसेंटेज प्रॉफिट ही मेड ऑन गामा, तो इसका मतलब है गामा पे उसको प्रॉफिट हुआ है। तो जल्दी से बता दो कि गामा पे कितना प्रॉफिट हुआ है। तो माइनस करके, माइनस प्लस करके जल्दी से बता दो। मैंने क्या किया, 9,600,000 में से 50 मिलियन को माइनस कर दिया और फिर वो प्लस कर दिया, तो मेरे पास जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 7,100,000। वेरीफाई करो, यही आ रहा है। 7,100,000 आ रहा है। अब चूंकि मुझे वही वाला फॉर्मूला लगाना है, परसेंटेज प्रॉफिट निकालना है, तो परसेंटेज प्रॉफिट के लिए क्या करूंगा, गामा भाई कितने की ली थी गामा? गामा मैंने ली थी 35 की। तो परसेंटेज प्रॉफिट के लिए इतना प्रॉफिट आ रहा है। ये वो प्रॉफिट है जो उसने गामा पे कमाया है। ठीक है, 7,100,000। और ओरिजिनल प्राइस कितनी थी गामा की? गामा की ओरिजिनल प्राइस थी 35 मिलियन। एक, दो, तीन, और फिर उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो, तो आपके पास पार्ट बी का आंसर भी आ जाएगा। तो दोबारा एक बार रिपीट कर देता हूँ, मैं खास से शायद जल्दी जल्दी जा रहा हूँ मैं, टाइम थोड़ा कम हो गया ना। वेरीफाई करो, यही आंसर आ रहे हैं। चलो ठीक है, फिर इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है तो फिर क्लास को फिनिश कर देते हैं। वो जो आखिरी वाला क्वेश्चन है ना, जो आखिरी वाला क्वेश्चन है, फिर मैं उसकी वीडियो बना दूंगा। मैं एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूँ जल्दी से। ठीक है, अब ये देखो, ये जो आपका क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में उसने बोला था कि टोटल, उसने पहले मुझसे पार्ट बी, देखो सारे पार्ट एक दूसरे से लिंक होते हैं, सही है ना। तो अब देखो उसने पार्ट बी में मुझे ये बताया कि उसने जब तीनों कंपनीज को सेल आउट किया ना तो उसको 12% का प्रॉफिट मिला है। तो 12% का प्रॉफिट पहले मैंने निकाल लिया। मैंने 12% का प्रॉफिट निकाल लिया। 80 मिलियन की उसने कंपनीज खरीदी थी, 12% मैंने 80 मिलियन का निकाल लिया। मुझे पता चल गया कि 9 मिलियन और 600,000 का जो है ना उसको प्रॉफिट हुआ है। अब ये प्रॉफिट तीनों कंपनीज पे हुआ था। अब जरूरी नहीं है कि तीनों कंपनीज जो है उसने अच्छे पैसों में बेची उसको प्रॉफिट हुआ। ये बात उसने हमें आगे बताई कि भाई उसको कंपनी ए और जी में तो प्रॉफिट हुआ है, उसको जो आपकी बीटा कंपनी है ना उस पर उसको नुकसान हुआ है। तो अब फिर मैंने क्या किया, मुझे ये पता था कि टोटल मेरे पास है 600,000। तो मैंने पहले क्या किया कि मैंने सबका अलग अलग निकाल लिया। उसने बोला कि भाई उसको अल्फा कंपनी में 25% का प्रॉफिट हुआ है।
अल्फा उसने खरीदी थी 20 मिलियन की, 20 मिलियन का मैंने 25% निकाल लिया। कैसे निकाला? 20 मिलियन मल्टीप्लाई बाय 25 अपॉन 100, तो वो आंसर आ गया 50 मिलियन मेरे पास। नहीं सॉरी, 5 मिलियन आ गया। ठीक है। अच्छा, 5 मिलियन के बाद फिर क्या हुआ कि उसने मुझे ये भी इन्फॉर्मेशन दी थी कि बीटा कंपनी पे लॉस हुआ है 10% का। तो मैंने जो है देखा कि बीटा कंपनी उसने कितने की बाय की थी। उसने बीटा कंपनी बाय की थी 25 मिलियन की। तो 25 मिलियन का 10% मैंने निकाल लिया, तो वो आ गया तकरीबन 2.5 मिलियन। 2.5 मिलियन जो है उसको लॉस हुआ है। सही है। अब मुझे कैसे पता चला कि वो गामा पे प्रॉफिट हुआ है? उसने आखिरी पार्ट में लिखा हुआ है कि परसेंटेज प्रॉफिट दैट ही मेड ऑन गामा। तो गामा पे उसको डेफिनेटली प्रॉफिट हुआ है, लेकिन वो प्रॉफिट कितना हुआ है वो मुझे नहीं पता था। तो वो मैंने माइनस करके निकाला। कैसे? 600,000 टोटल था, और उसमें मैंने देखा कि यार चूंकि 5 मिलियन का प्रॉफिट हुआ है तो 5 मिलियन को मैंने पॉजिटिव रखा, और 2.5 मिलियन का नुकसान हुआ है तो मैंने उसको नेगेटिव रखा। और फिर मैंने उसमें जो है वो जी को ऐड इसलिए किया क्योंकि जी का प्रॉफिट था। तो फिर मैंने माइनस करके जी का प्रॉफिट निकाल लिया। प्रॉफिट को मैंने डिवाइड कर दिया टोटल अमाउंट से जो मैंने खरीदी थी गामा के लिए, मल्टीप्लाई बाय 100। तो मेरे पास जो फाइनल आंसर आ गया वो आ गया 20.29। लास्ट पार्ट देख लो फिर चले आना। लास्ट पार्ट देख लो फिर चले आना, ये लास्ट पार्ट रह गया मेरे ख्याल से। इसको भी कर लेते हैं जल्दी से। ये कह रहा है कि व्हेन द प्रीवियस ओनर मिस्टर जोन सोल्ड द कंपनी टू मिस्टर स्मिथ फॉर 80 मिलियन, ही मेड अ प्रॉफिट ऑफ 60%। ये कह रहा है कि भाई मिस्टर जोन्स ने जब कंपनी बेची थी ना मिस्टर स्मिथ को, तो उन्होंने 80 मिलियन की बेची थी। अब 80 मिलियन जब उन्होंने दिए ना, तो उनको 60% प्रॉफिट हुआ है। तो इसका मतलब क्या है? इसको बिल्कुल उसी तरह कर लेते हैं, थोड़ी सी स्पेस बना लेते हैं। चलो, अब ये जो 80 मिलियन है ना, ये 60% प्रॉफिट के साथ है। 80 मिलियन लिख लो जल्दी से। 80 मिलियन जो है बेसिकली ये 60% प्रॉफिट के साथ उन्होंने बेचा है। तो इसका मतलब है कि अगर उन्होंने 100% की खरीदी होगी, तो 60% के प्रॉफिट के बाद अब उनकी प्राइस कितनी हो गई? उनकी जो परसेंटेज हो गई वो 160 हो गई, क्योंकि स्मिथ साहब ने प्रॉफिट में बेचा है। सॉरी, जोन्स ने जो है वो प्रॉफिट में बेची है ना चीज। तो अगर उसने 80 मिलियन की उसने स्मिथ को बेची है, तो उस पर 60% उसको प्रॉफिट मिला है, तो ये 60% उसको एक्स्ट्रा मिला है। तो ये हो गया 160। 100 मुझे निकालनी है। 100 लिख के एक्स लिख दो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, और जो है मुझे बता दो कि उन्होंने जो है वो कितने की खरीदी थी ना, मिस्टर जोन ने जो है वो कितने की खरीदी थी। इसका आंसर आ रहा है 50। तो उन्होंने 50 मिलियन की खरीदी थी कंपनी मिस्टर जोन ने, और उन्होंने स्मिथ साहब को जो है वो 80 मिलियन की जो है वो सोल्ड आउट की है। तो इसका मतलब है कि उनका प्रॉफिट जो है ना वो 30 मिलियन का प्रॉफिट हो गया उनका, ये सोचो।